गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, इस लेसन को हम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि इस लेसन की जो हमारे व्याख्या थी वो हमने आपको पहले पढ़ा दी हैं और अब हम इसके प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं और लेसन का नाम भी हम देख लेते हैं। लेसन का नाम है पहलवान की ढोलक। ये कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका हम सबसे पहले पहला आंसर देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक मतलब जो ध्वनि थी वो शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। तो जो ध्वनि है उसको शब्द देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। पहले शुरुआत से देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेंच में गजब का तालमेल था। ढोलक की आवाज़ मानो पहलवान का मार्गदर्शन कर रही हो, अतः उसकी आवाज़ के अनुरूप वह कुश्ती के दाव पेंच में परिवर्तन करते हुए लड़ता था। अब इसका देखते हैं। निम्नलिखित जो ध्वनियात्मक शब्द है ना, जैसे ध्वनि से जो गिरने से जो ढोल बज रहे हैं उससे जो शब्द निकल रहे हैं, तो वो शब्द पहलवान में जोश और उत्साह का संचार करते थे। तो उनकी आवाज़ को क्या, उनका शब्द क्या दिया उनको, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला था चट धा गिड़ धा, तो इसको बोला है आजा भिड़ जा। फिर है चटाक चटधा, उठाकर पटक दे। फिर है ढाक धिना, मतलब वह पट्टे। फिर है चट गिड़ धा, मत डरना। फिर धाक धिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जा। धिना धिना धिक धिना, चित्त करो। ठीक है, तो ये क्या हो जो इनको शब्द दिया है, इनकी जो ध्वनियाँ हैं उनको शब्द दिए हैं, तो वही लिखे हुए हैं। अब सेकंड वाला हम देख लेते हैं। सेकंड हमारा है कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। तो जो लुट्टन पहलवान था वो तो कहानी के किस किस मोड़ पे, पूरी कहानी में उसके जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या मोड़ आया, तो ये बताना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मोड़ आया है इसके लुट्टन पहलवान के जीवन में। सबसे पहला है कि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बाल विवाह हो जाना, उसके कारण उसका जो पालन पोषण था उसकी विधवा सास ने किया था। सास के अपमानों का बदला गांव वालों से लेने के लिए पहलवान बना, मतलब जो सास अपमान करती थी ना, तो उसका बदला लेने के लिए वह पहलवान बना, लेकिन किससे बदला लेने के लिए? गांव वालों से। ठीक है। श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराकर राज दरबार का पहलवान बना। 15 वर्षों तक राज पहलवान लुट्टन सिंह रहने के बाद राजा की मृत्यु पश्चात, जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र द्वारा राज दरबार से निकाल दिया गया। तो उसके जब राज दरबार से निकाल दिया तो फिर उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब तक 15 साल तक तो वो राज दरबार में रहा। पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, अतः अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस गांव में आकर रहने लगा। ठीक है। जब गांव से उसे राजमहल से निकाल दिया है तो उसको वो जो पहलवान का जो पद दिया था वो उससे छीन लिया उसके राजा के पुत्र ने, तो वो अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव में वापस आ गया और रहने लगा। गांव में कुश्ती का स्कूल चलाया उसने। महामारी की चपेट में अपने दोनों पुत्रों को खो दिया और सबसे बाद में अंततः स्वयं महामारी की चपेट में भी आ गया। जो महामारी पहली हुई थी तो उसकी भी चपेट में वो भी आ गया। पहले तो उसने अपने पुत्रों को खोया और फिर खुद भी महामारी की चपेट में आ गया। अब थर्ड नंबर का हम देख लेते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन पहलवान ने किसी गुरु से कुश्ती की परंपरागत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वह बचपन से गाय का दूध पीकर कसरत करता था। इससे उसकी भुजाएं मांसल और सुडौल हो गईं। शरीर पहलवानों की भांति दिखने लगा। लोग उससे डरने लगे, अतः वह स्वयं को पहलवान समझने लगा। किंतु ढोल की आवाज़, उसकी थाप लुट्टन के अंदर शक्ति का संचार करते थे, अतः
वह स्वयं ढोलक की ध्वनियों के आधार पर अपनी कुश्ती के दांवपेच को निर्धारित कर पहलवानी करता था। ढोलक की प्रत्येक शक्ति और उसके थाप के निर्देशनों का पालन करने के कारण वह ढोलक को ही गुरु मानता और पहलवानी से पूर्व व पश्चात उसे प्रणाम करता। इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं, यही ढोल है। ठीक है, 4 नंबर का हम देख लेते हैं अपना प्रश्न। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन ढोल बजाता रहा क्योंकि उसे मालूम था कि दर्द से करहाते लोगों की निराशा में आशा का और शक्ति का संचार ढोल की आवाज़ से ही होता है। लोगों को अपने प्राण छोड़ने में तकलीफ कम होती है। रात्रि की विभीषिका को चुनौती देते हुए वह ढोलक बजाता था। जो रात्रि एकदम डरावनी रात्रि हो जाती थी, लिखा है ना रात्रि की विभीषिका है, तो उसको चुनौती देते हुए वो ढोल बजाता था जिससे उसकी जो विभीषिका है वो थोड़ी कम हो जाए। पीड़ित लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरने के कारण और परोपकार की भावना से वह अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी ढोल बजाता रहा। 5 नंबर का हम देख लेते हैं। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? जब वो रात में ढोलक बजाता था, क्या वो शाम के समय शुरू कर देता ढोलक बजाना और सुबह तक बरस जाता रहता था? तो ढोलक का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो ढोलक की आवाज़ रात के सन्नाटे को कम करती थी। मलेरिया और हैजे से अमृत औषधि उपचार पाथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। ठीक है, बच्चे बूढ़े और जवानों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में बिजली सी दौड़ जाती थी। जो महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते उन लोगों की आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वे मृत्यु से नहीं डरते थे। मतलब जी क्या होता था, ढोल की आवाज़ से उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हो जाता था और जब वो मरते थे तो उन्हें अपनी मृत्यु का तकलीफ नहीं होती थी मृत्यु के समय, और मृत्यु से वो डरते भी नहीं थे, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता था। वो एकदम उनको वो चीज़ें याद आने लगती थी जब वो दंगल होता था, उस समय ढोल बजती थी, तो वो सारे दृश्य उन्हें याद आने लगते थे। तो वो मतलब थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगने लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति भर रही हो ढोलक की आवाज़। ठीक है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में निम्न अंतर था। सूर्योदय में क्या था देख लेते हैं। सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूंखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे। जो अपने अपने जो पड़ोसी और अपने जो आत्मजन लोग थे ना, जिनसे हमारे आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको क्या ढांढस देते थे, उन्हें मतलब उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उनसे बोलते थे कि अरे क्या करोगी रोकर, अरे क्या करोगी रोकर, जो गया सो चला गया भैया, मुर्दा घर में कब तक रखोगे। मतलब जो मुर्दा है, जो मर गया है, उसे हम घर में कब तक रख सकते हैं, उसे तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। सूर्यास्त का क्या है? सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, चूं भी नहीं करते थे, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि की इस विभीषिका को चुनौती देती तो सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। और पाठ के आसपास के जो आंसर हैं वो देख लेते हैं हम। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। जैसे कि मलेरिया और हैजा इस तरह की जो स्थिति आई है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप इस स्थिति का सामना कैसे कर पाएंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में डेंगू और स्वाइन फ्लू का प्रकोप होता है, अतः ऐसे समय में हम क्या करेंगे? इन दोनों ही बीमारियों के होने के कारण की जानकारी दूंगी। नंबर 2, रोगियों को उचित इलाज व परहेज की जानकारी दूंगी। नंबर 3,
घर की स्वच्छता व संक्रमण से बचाव के बारे में बताना है। नंबर 4, गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा के लिए मार्गदर्शन देना है। अब हम अपना सेकंड नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। तो इसका भी हम देख लेते हैं क्या है। कला का जीवन से गहरा और अटूट संबंध है। कला चाहे संगीत की हो या ललित की, दोनों ही व्यक्तियों के मनोभावों को प्रकट करती है। संगीत कला से जुड़े लोग न केवल अपने हुनर को व्यक्त करते हैं, अपितु वे दर्शकों और श्रोताओं के निराश और उत्साहहीन जीवन में आशाओं का संचार करते हैं। ललित कला जीवन और प्रकृति के संबंधों को उकेरते हुए अपनी कला से रंगीन करती है। वहीं संगीत अपने वाद्य यंत्रों के मधुर तानों, बोलों, ध्वनियों से मानव और प्रकृति के बीच रंगीन जीवन के सपने संजोती है। अब हम अपना यहाँ थर्ड नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चर्चा करें, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। जो कलाएं हैं वो अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। तो कला केवल सरकारी सहायता से नहीं फलती फूलती है। एक कलाकार की निष्ठावान मेहनत व समर्पण से विकसित होती है। सामान्य लोग भी कलाकारों को धन, दान, सराहना, प्रसिद्धि देकर उनका विकास करते हैं। लोकतंत्र में आवश्यक है कि ये कलाएं जनताओं के हाथों में फले और फूले। अब जो प्रश्न हैं वो अपने जो पाठ हैं उसके आसपास के हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, तो उनको भी हम देख लेते हैं। पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहलवान लुट्टन के सुख चैन के दिन तब शुरू हुए जब उसने चांद सिंह को कुश्ती में हराकर अपना नाम रोशन किया। राजा ने उसे दरबार में रखा। उससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि मिलने से उसने सभी नामी पहलवानों को जमीन सुंघा दी। अब वह दर्शनीय आदमी बन गया। मेलों में वह लंबा चोंगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। प्रश्न नंबर सेकंड, पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। पहलवान की ढोलक कहानी का आरंभ महामारी के दिनों से होता है। जो कहानी है ना उसका आरंभ कहाँ से होता है? महामारी के दिनों से। तो लेखक ने महामारी की भयंकरता, जो भयानकता होती है, एकदम डरावना रूप होता है, वो दिखाया है। तो दिखाने के लिए प्रकृति का अत्यंत भयानक चित्रण किया है। रात में गीदड़ों की चित्कार, उल्लुओं की आवाज़ें, कुत्तों का रोना, लाशों का उठना, लोगों की करुण चीत्कार, शमशान जैसा दृश्य उपस्थित करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे सारा जो गांव है वो शमशान की तरह हो गया है। तो इस तरह का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। लेखक महामारी का वातावरण चित्रित करने में सफल रहा है। प्रश्न नंबर थर्ड, लुट्टन के राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। लुट्टन के राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद उसकी दिनचर्या बहुत नियमित हो गई। वह रोज सवेरे उठकर दंगल पहुंचता था। वहां ढोल बजा बजा कर अपने दोनों बेटों से कसरत करवाता था। दोपहर के समय वह लेटे लेटे बेटों को सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया करता था। वह मस्ती में आकर बाजारों में और मेलों में बेफिक्री से होकर घूमा करता था। बेफिक्र हो गया था, उसे कोई चिंता नहीं थी, तो वो अपना जो नियम के जो थे वो 2-4 काम वो कर लेता था। प्रश्न नंबर 4, लुट्टन पहलवान की ढोलक गांव के असहाय और मरणासन लोगों को मरने का हौसला देती है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती है तो गांव के मरीज और बेचारे लोगों का उत्साह मिलता है। उन्हें मौत के मुंह में बैठकर भी हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। कहते हैं लोग शेर के आने पर उतना नहीं डरते जितना कि उसके, मतलब महामारी के आने की आशंका से डरते हैं। महामारी का आना आशंका थी जिससे सभी लोग, गांव वाले भयभीत थे। पहलवान की ढोलक को सुनकर लोग
इसी आशंका को भूल जाते थे, अतः उन्हें हौसला मिलता था। प्रश्न नंबर 5, पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश यह भी है कि लोक कलाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहलवान की ढोलक पाठ में हमें इस पर संदेश मिलता है कि लोक कलाएं स्वयं अपने बल पर नहीं जी पाती। उनका विकास करने के लिए सामाजिक या शारीरिक सरकारी सहायता आवश्यक है। यदि पहलवान खिलाड़ी, गीतकार, गायक, नृतक पेट भरने की उधेड़ बुन में लगे रहे तो वे अपनी कला का विकास नहीं कर पाते। इन कलाओं को देखकर आनंद सभी को मिलता है, किंतु सभी लोग इसके लिए मूल्य नहीं चुकाते। अतः लोक कलाओं को आर्थिक संरक्षण मिलना चाहिए, जिससे वे अपना पूरा ध्यान अपनी कला को निखारने में लगा सकें। 6 नंबर का भी प्रश्न हम देखते हैं। राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था? मतलब एक तो राजा ने सहारा दिया था, लेकिन जब अंत आया तो अंत के समय उसकी बुरी हालत हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? राजा साहब ने लुट्टन को इसलिए सहारा दिया क्योंकि उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया था। ऐसा करके न केवल उसने अपने राजा का नाम ऊंचा किया था, बल्कि शक्तिशाली होने का प्रमाण भी दिया था। अंत में लुट्टन की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि राजा के मरते ही उनके बेटे ने पहलवान की राजकीय सहायता देना बंद कर दिया। जो पहलवान को जो राजकीय सहायता मिलती थी वो बंद कर दी और उन्हें राजमहल से निकाल दिया। अब पहलवान 2 बच्चों की मजदूरी पर ही गुजर बसर करने लगे। इस प्रकार वह साधनहीन होता चला गया और उसका वैभव नष्ट हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही बाजे बजने लगे, दर्शकों में उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। तो बच्चों, हमारा ये लेसन आज पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसके आपको जो अपना व्याख्या थी वो करवा दी थी, और आज हमने इसकी पूरी आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। तो हमें यकीन है बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।